हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। सोचो एक दिन सुबह आप उठें और आपको पता चले कि आपके सारे सोशल मीडिया ऐप्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब एक साथ बैन कर दिए गए हैं। शौक लगेगा ना। यही एग्जैक्टली हुआ है हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। गवर्नमेंट ने एक ही दिन में 26 सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया और इस डिसीज़न के खिलाफ आवाज़ उठा रही है हमारी जेन जी जनरेशन। तो जेन जी जनरेशन हमारी कौन है? ये लोग हैं 1996 से लेके जो 2012 के बीच के बोर्न जनरेशन है। ये हमारे जेन जी जनरेशन बोलते हैं इनको। और ये अच्छे टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन बच्चे होते हैं और इन्हीं ने ये प्रोटेस्ट शुरू किया है। तो अब मुद्दा क्या है और अभी तक हुआ क्या क्या है? असल में एक फेसबुक चैनल चलता था जहाँ पे जो भी ये जेन जी जनरेशन के लोग हैं ये लोग प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट द जो भी प्रिविलेजेस या करप्शन जैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं नेपाल में। और इन्होंने एक ट्रेंड चलाया था #NepoKids। तो इसमें क्या होता था, ये दिखाते थे कि कैसे जो नेपो किड्स हैं, जो पॉलिटिशियंस या एलीट क्लास के बच्चे जो हैं वो कैसे एक लग्जूरियस और प्रिविलेज लाइफ जी रहे हैं और बाकी जो जनता है उसके बीच में एक शार्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है कि बाकी लोग जहाँ पे यूथ के पास कोई जॉब्स नहीं है, मोर देन 25% जो पीपल हैं वो बेरोजगार हैं यहाँ पर नेपाल में। तो उस टाइम पर ये नेपो किड्स कैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं उसी को लेके एक प्रोटेस्ट चल रहा था। और उसी बीच गवर्नमेंट ने क्या किया, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए 26 सोशल मीडिया ऐप्स हमारी बैन कर दी इन्होंने। 26 सोशल मीडिया ऐप्स बैन होने से एकदम से गुस्सा फट गया जो भी यूथ पॉपुलेशन थी और इसकी वजह से उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये प्रोटेस्ट इसकी वजह से आगजनी और लगभग अभी तक 30 लोगों से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे पहले। तो अब इसमें क्या रहा है अभी तक, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, सिंगला दरबार जो है इन्होंने वो जला दी, प्रेसिडेंट का ऑफिस, ये सब इन प्रोटेस्टर्स ने जला दिया। इसके अलावा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर झालानाथ खनाल्स थे उनकी इन्होंने घर जला दिया और उनकी वाइफ की मौत हो गई उसमें। इसके अलावा एक्स प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवबा, तो उनका भी घर जला दिया इन्होंने, उनको भी हार्म करने की कोशिश करी। तो आप इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है, ये इवन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स थे उनके घर भी जलाए गए हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये दिखाता है जो ये नेपो किड वाला है जो फिनोमिना नेपाल में चल रहा है वो सिर्फ आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गुस्सा है। जो भी जेन जी जनरेशन है वो लॉन्ग टर्म से ये गुस्सा अपने अंदर दबा के रखी है जिसका ये आज हमें प्रोटेस्ट के रूप में देखने को मिल रहा है। तो आइए अब हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार इशू को, कि इशू क्या है, क्या रीजंस हैं और क्या बैकग्राउंड है इन प्रोटेस्ट का, इससे पहले भी कैसे नेपाल की पॉलिटिक्स रही है, इसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा और इंडिया को आगे क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो कॉन्टेक्स्ट हमारा हमने समझ लिया कि जेन जी प्रोटेस्ट हुए हैं, नेपाल गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया था उस पर। अब इसके रीजंस क्या हैं, तो कुछ तो हमने पढ़ लिया था, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है करप्ट, स्टेगनेंट, अनविलिंग टू लिसन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें करप्शन की भरमार है, स्टेगनेंट है, जो बदलने को तैयार नहीं है, लोगों की सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा सिस्टम है, उसके अगेंस्ट उनको एक्शन लेने पड़े। सेकंड पॉइंट है इरोजन ऑफ ट्रस्ट। अब जो नेपाल की इकोनॉमी है वो मोस्टली रेमिटेंसेस बेस्ड है और वही हैं जो इकोनॉमी को सस्टेन कर रही हैं, पर अब जो रेमिटेंस गिवर्स हैं उनके दिल में एक शक आ गया है, उनके अंदर ट्रस्ट का कमी है
और जिसकी वजह से अब वो रेमिटेंसेस भेजना नहीं चाहते। जो बाकी जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है। मोर देन 85% जो पॉपुलेशन है वो नॉन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है, उनके पास कोई प्रॉपर ऑक्यूपेशन नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और यही यूथ का एक मेजर रीजन भी है, उनके अंदर इतना गुस्सा है। थर्ड इज़ इंस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब हमें पता है कि 2008 के बाद से अभी तक 14 गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं और कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाई है। 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था जिसने बड़े बड़े वादे किए थे वो भी अभी तक स्टेबिलिटी देने में कामयाब नहीं हुआ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इरोजन ऑफ क्रेडिबिलिटी। अब बार बार गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, इसकी वजह से करप्शन का सिस्टम जो है वो और ज़्यादा प्रेवलेंट होता जाता है। कोई भी लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं ला पा रहा है, जिसकी वजह से नेपाल का जो इकोनॉमिक सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नेंस को ओवरहोल करके रिफॉर्म्स लाए जा सकें। तो ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं क्योंकि कोई भी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सस्टेन ही नहीं कर पा रही है। बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी के कारण करप्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी पॉलिटिक्स में। इसकी वजह से कोई अकाउंटेबल गवर्नेंस नहीं है, क्रेडिबल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं आ रहे, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल एरेना में नेपाल के, और इसी के वजह से बाकी सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो ये सारे रीजंस थे। तो सिर्फ सोशल मीडिया का जो बैन करना था दैट वाज ओनली ए लास्ट ट्रिगर या फिर लास्ट नेल इन द कॉफिन। इसको हम लास्ट ट्रिगर बोल सकते हैं, लेकिन जो मेजर अंडरलाइंग रीजंस थे वो ये सारे थे। अब आइए इसके इम्पैक्ट्स देख लेते हैं इंडिया पे। तो अगर हमारे पड़ोसी देश में कुछ हो रहा होगा तो उसका ऑब्वियस इम्पैक्ट इंडिया पर भी ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, वहाँ पे ऑलरेडी हाई अलर्ट्स दे दिए हैं गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली, ताकि वहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके और कोई भी ट्रांसफ़र ना हो जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पर चल रही है उसका। इसके अलावा क्या इश्यूज़ हैं या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इंडिया के? सेकेंड इज़ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब इसकी वजह से अगर कहीं पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो इसकी वजह से ट्रेड हैम्पर होगा। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज दैट विल बी इम्पैक्टिंग इंडिया। तो ट्रेड हैम्पर होगा। अब इसके अलावा भी इंडिया को क्या डर है यहाँ पे कि जैसे जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहे थे वहाँ पे भी यही हुआ था कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट, बट इट वाज ऑल ओवर शिफ्टेड टू इंडिया कि बिकॉज ऑफ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स ऑल दिस इज़ हैपनिंग। और इसका एक मेजर आउटथ्रो देखने को मिला था कि वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिमूव कर दिया गया था। तो अब इंडिया नहीं चाहेगा कि सिमिलर सीवरिंग ऑफ टाइज टेक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ऑल्सो। सो हमें बहुत केयरफुली पाथ को यहाँ पे आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब इसमें वे हेड क्या हो सकता है इंडिया के लिए? पहला है रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी कपल्ड विद क्वाइट एंड फर्म इंगेजमेंट। हमें नेपाल की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना होगा और जो भी बैक चैनल्स के हेल्प से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लेने पड़ेंगे ताकि नेपाल में स्टेबिलिटी लाई जा सके। दूसरा है कि नेपाल के यूथ को सुनना। जो भी नेपाली यूथ कहना चाह रहे हैं या उनके जो भी इश्यूज़ या ग्रीवांसीज हैं उनको हमें लिसन करना पड़ेगा और उनको इसके थ्रू किया जा सकता है कि एजुकेशनल पार्टनरशिप की जाए यूथ के साथ, कल्चरल एक्सचेंजेस किए जाएं, डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जाएं। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स या एडमिशन्स भी हम एनकरेज कर सकते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि जो भी यूथ है उसकी एनर्जी को करेक्टली चैनलाइज किया जा सके और इसमें नेपाल की हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, गवर्नेंस रिफॉर्म्स को चुपचाप हमें
सपोर्ट करना है। कि अभी तक इशू क्या आ रहा है कि नेपाल में इतने सालों से कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, लेकिन गवर्नेंस वहाँ की बहुत ख़राब है, करप्शन बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, और इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं या यूथ है उसमें बहुत ज़्यादा एंगर हो गया है। तो अब इसके लिए हमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स किए जाने हैं ज़रूरी। तो इसके लिए हमारा इंडियन गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाने में, साइबर रेगुलेशन में, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने में इंडिया हेल्प कर सकता है इसमें। फिर उसके अलावा 4th पॉइंट हमारा है कीप चैनल ओपन फॉर ऑल पार्टीज़। तो ऐसा ना हो कि बांग्लादेश में जैसे हमें देखने को मिला कि एक ही पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे थे और इसकी वजह से बाकी जो भी पार्टीज़ थी वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखे हुए थी। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें सभी पार्टीज़ के साथ नेपाल में एंगेज करना है, इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटीज़, ताकि लोगों के साथ कनेक्ट किया जा सके। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ स्ट्रेटेजिक पेशेंस। हमें पेशेंस से काम करना पड़ेगा, हम वहाँ पर इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, हमें शांति से बैठकर पूरा जो भी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं उनको देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से डिसीज़न लेना पड़ेगा। हमें कोई भी रैश डिसीज़न नहीं लेना जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म जो भी रिलेशंस हैं इंडिया और नेपाल के उसमें कुछ इशू आ सके। तो अब इसके अलावा हम एक बार जो भी प्रोटेस्ट नेपाल में आज तक हुए हैं उनका एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कैसे नेपाल में आज तक प्रोटेस्ट होते आए हैं। 1951 तक नेपाल मोनार्क्स द्वारा रूल किया जाता था। राणाज थे लास्ट जो रूलर्स थे, मोनार्क्स थे। उसके बाद क्या हुआ, इनका हेरिडेटरी पीएम्स का सिस्टम था कि प्राइम मिनिस्टर थे वो हेरिडेटरी रहते थे, यानी कि वो मोनार्क्स ही थे एक तरीके से, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेसी नहीं थी। 1951 में राणा को हटाया गया और उनकी जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की गई। फिर उसके बाद 1961 में जो किंग महेंद्र थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया और वापस से एक सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ले आए जिसको पंचायत बोला उन्होंने, और कंसोलिडेट कर ली पावर। यानी कि यहाँ पर उन्होंने पहली बार लेके आए फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1951 में। फिर उसके बाद 1961 में 10 साल बाद ही उन्होंने वापस मोनार्की पे रिटर्न कर लिया। फिर 1990 में कुछ पार्टीज़ ने कैंपेन लॉन्च किया जिसको पीपल्स मूवमेंट बोलते हैं, ताकि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वापस से एस्टेब्लिश की जा सके। और किंग बिरेंदर जो थे उस टाइम के, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन हटा दिया और पंचायत सिस्टम जो उन्होंने किंग महेंद्र ने बनाया था उसको भी ख़त्म कर दिया। फिर 1996 का टाइम आ जाता है। इस टाइम पे क्या हुआ, माओइस्ट जो थे उन लोगों ने लॉन्च किया वायलेंट प्रोटेस्ट, ताकि रॉयल पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था उसको पीपल्स रिपब्लिक बनाया जा सके। उनको ऐसा लगता था कि जो ये सिस्टम है ये अभी भी रॉयल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि मोनार्क्स द्वारा एस्टेब्लिश है, उन्हीं के हिसाब से चलता है, तो उसकी जगह पीपल्स रिपब्लिक बनाया जाए। और इसमें 17,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे 1996 का प्रोटेस्ट जो हुआ। और इसके बाद 10 साल लंबा सिविल वॉर भी चला। फिर 2008 में मोनार्की को एबोलिश किया गया और नेपाल वापस से एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। और माओइस्ट लीडर जो थे पुष्पकमल दहल प्रचंड, वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने अगस्त 2008 में। वापस से डेमोक्रेसी यहाँ पे लाई गई नेपाल में। फिर 2015 में क्या हुआ, नेपाल ने नया एक कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया, जो केपी ओली थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। और फिर उसके बाद उनको 2016 में हटा दिया गया। फिर उसके बाद वो 2018, 21 और 24 में वापस से प्राइम मिनिस्टर बने। इसके अलावा कौन कौन रह चुके हैं नेपाल में, हमने पहले बात की थी कि 14 गवर्नमेंट अभी तक चेंज हो चुकी हैं और किसी ने भी 5 साल का टर्म ख़त्म नहीं किया है। तो इसमें आप देख सकते हो, ये PDF आपके साथ शेयर कर देंगे, तो इसमें आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा था बैकग्राउंड ऑफ प्रोटेस्ट। अब यह कंक्लूज़न हम देख लेते हैं।
इंडिया कैन नॉट डिक्टेट नेपाल्स डेस्टिनी, हम नेपाल की डेस्टिनी को डिक्टेट नहीं कर सकते, बट वी कैन चूज हाउ वी आर रिस्पोंडिंग। अगर हम विजडम, ह्यूमिलिटी और फोरेसाइट के साथ एक्ट करेंगे तो इट विल हेल्प एंश्योर नेपाल्स ट्रांसफॉर्मेशन इज पीसफुल। तो पीसफुल नेपाल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंडिया को विजडम, ह्यूमिलिटी एंड फोरेसाइट के साथ काम करना चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ओवरऑल साउथ एशिया में, उससे इंडिया क्या सीख सकता है, क्योंकि नेपाल पहला ऐसा नहीं था कंट्री जहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं। पहली बार ऐसे प्रोटेस्ट अभी रिसेंट में जो हुए हैं वो श्रीलंका में हुए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को आउट कर दिया गया और नई गवर्नमेंट आई। फिर उसके बाद बांग्लादेश में हुए, जिसके बाद शेख हसीना जी को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी, और अब ये तीसरा नेपाल में है। तो यहाँ से इंडिया की लर्निंग क्या है कि यहाँ पे हर जगह पे क्या देखना पड़ा कि जो भी डिससेटिस्फाइड यूथ था उसने गवर्नमेंट को टोपल कर दिया। तो डिससेटिस्फाइड यूथ जो है वो टोपल कर सकता है किसी भी डेमोक्रेटिकली एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को भी। तो इसमें इंडिया को क्या सीखने की ज़रूरत है कि हम कैसे हमारी जो डेमोग्राफी है, जो हमारी स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं, उसको कैसे हम यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, ताकि उसको डिजास्टर में कन्वर्ट करने से बचाया जा सके। और इसके लिए हमें चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट हम यूथ को प्रोवाइड करें, उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो उनको दी जाए। अगर उनके पास प्रॉपर स्किल्स होंगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो यूथ का जो भी एंगर है वो डिसिपेट हो जाएगा। तो ऐसे में अगर एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स हमारे यूथ को मिलेंगी तो उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के जैसे यूटिलाइज कर पाएंगे और उसको डिजास्टर में कन्वर्ट करने से रोक लेंगे। और ये हमारे लिए हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग करने का भी काम करेगा। तो कैसे यूथ की पावर को चैनलाइज करना है, उसको हमें इंडियन गवर्नमेंट को भी इस बाकी जो साउथ एशिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे लर्निंग लेनी चाहिए। तो अब यह कंक्लूज़न हम देख लेते हैं। इंडिया कैन नॉट डिक्टेट नेपाल्स डेस्टिनी, हम नेपाल की डेस्टिनी को डिक्टेट नहीं कर सकते, बट वी कैन चूज हाउ वी आर रिस्पोंडिंग। अगर हम विजडम, ह्यूमिलिटी और फोरेसाइट के साथ एक्ट करेंगे तो इट विल हेल्प एंश्योर नेपाल्स ट्रांसफॉर्मेशन इज पीसफुल। तो पीसफुल नेपाल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंडिया को विजडम, ह्यूमिलिटी एंड फोरेसाइट के साथ काम करना चाहिए। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।